आप सभी ने ये न्यूज़ पढ़ी होगी, सुनी होगी, देखी होगी कि दिल्ली हाई कोर्ट के एक जज न्यायाधीश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के घर पर या आवास पर जब आग लगी और आग लगने के बाद जब वहाँ पे फायर फाइटर्स गए और वहाँ पे बड़ी मात्रा में बुझाने के बाद उसको बड़ी मात्रा में वहाँ पे नकदी, जली हुई नकदी बरामद हुई। उसके बाद में उन पर एक कदाचार या फिर कह सकते हो कि एक भ्रष्टाचार के आरोप लगे। उसके बाद में जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे, उन्होंने एक 3 सदस्यीय समिति गठित की। उस 3 सदस्यीय समिति में पंजाब के मुख्य न्यायमूर्ति, हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति और कर्नाटक हाई कोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति शामिल थे। उन्होंने आरोपों की जाँच की। आरोपों की जाँच करने के बाद उन्होंने आज के समय पे जो भारत के मुख्य न्यायमूर्ति श्री संजीव खन्ना जी हैं, तो उन्होंने जस्टिस वर्मा पर महाभियोग चलाने की सिफारिश की। अब क्या होता है महाभियोग, कैसे चलता है, क्या-क्या प्रक्रियाएँ होती हैं? हालाँकि एक बात ध्यान रखना, संविधान के तहत अगर हम संविधान की बात करें तो संविधान में महाभियोग शब्द का अगर तकनीकी तौर पर प्रयोग देखा जाए तो केवल राष्ट्रपति के संदर्भ में होता है। क्योंकि महाभियोग की जो अंग्रेजी होती है वो इम्पीचमेंट होती है। और वहीं जो बाकी जो न्यायमूर्तियों के संदर्भ में, उपराष्ट्रपति के संदर्भ में जो चीज़ें लिखी गई हैं, वो सारी चीज़ें किसके तहत हैं? उसको रिमूवल कहते हैं, हटाए जाने की प्रक्रिया कहते हैं। लेकिन चलो ठीक है, जब शब्दावली यूज़ की जा रही है आयोग के द्वारा भी, अन्य सारे विशेषज्ञ जो भी कंटेंट लिखते हैं, विषय वस्तु लिखते हैं, उनके द्वारा भी शब्द प्रयोग किया जा रहा है तो कोई उसमें बड़ी बात नहीं है। अंग्रेजी में आप रिमूवल लिखते हैं और उसमें हिंदी में महाभियोग लिख देते हैं। अब ये सिफारिश दे दी गई है मतलब क्या सकते हैं इसको कि महाभियोग चलाया जाएगा। क्या चलाया जाएगा? महाभियोग चलाया जाएगा। अब महाभियोग चलाए जाने की बात तो ठीक है, लेकिन महाभियोग चलाया कैसे जाएगा? क्या संवैधानिक प्रावधान क्या कहते हैं? प्रक्रिया क्या होगी? कैसे शुरुआत होगी? वो सारी चीज़ें वो आपके लिए महत्वपूर्ण बन जाती हैं। अगर हम बात करें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 की, तो 124 में इस प्रक्रिया का संक्षिप्त वर्णन किया गया है कि ठीक है, यदि कोई न्यायाधीश कदाचार यानी मिसबिहेव या इनकैपेसिटी यानी असमर्थता, कदाचार या असमर्थता का दोषी पाया जाता है तो उसके तहत उस पर रिमूवल की प्रक्रिया शुरुआत की जा सकती है। अब इसके तहत मान लो किसी पे चलाया जाना है तो अनुच्छेद 124 के 2 खंड हैं। एक अनुच्छेद 124 का खंड है 4 और खंड है 5। इसके 2 सब क्लॉजेज हैं। खंड 4 में क्या कहा गया है? 4 में इस प्रक्रिया का वर्णन किया गया है, एक संक्षिप्त वर्णन मिलता है प्रक्रिया का। दूसरा, खंड 5 में क्या किया गया है कि हटाए जाने की जो प्रक्रिया है उस पर पार्लियामेंट, ठीक, इसको पावर्स दी गई हैं या भारतीय संसद को शक्ति दी गई है कि न्यायमूर्तियों को हटाए जाने की प्रक्रिया के बारे में जो कानून बनाना चाहे वो कानून बना सकता है। तो संसद ने अपनी शक्ति का प्रयोग किया और 1968 में, कब? 1968 में एक एक्ट पारित किया, उसका नाम था जज इंक्वायरी एक्ट 1968। अब इन दोनों को अगर हम सम्मिलित रूप से पढ़ें, दोनों चीजों को अगर हम सम्मिलित रूप से पढ़ते हैं तो हमको पता चलता है कि प्रोसेस कैसे होगा। पहली चीज ये है कि पहले तो आरोप लगना होगा और ये आरोप सदन का कोई भी हाउस लगा सकता है, एनी हाउस, लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो। दोनों की शर्तों में थोड़ा सा अंतर है, या लोकसभा, राज्यसभा में से कोई भी सदन इसकी प्रस्ताव की शुरुआत कर सकता है। लोकसभा की अगर बात की जाए तो लोकसभा 100 सदस्यों के समर्थन के साथ, और राज्यसभा की बात करेंगे तो 50 सदस्यों के समर्थन के साथ इस प्रस्ताव की शुरुआत करते हैं। अब जैसे ये मान के चलते हैं कोई भी सदन शुरुआत करेगा, ये बात ध्यान रखना, बस ध्यान रखना कि सदस्य संख्या में थोड़ा सा अंतर आ जाता है, ठीक। अब हम एजम्पशन लेके चलते हैं कि इस प्रस्ताव की शुरुआत लोकसभा से हुई है। अब 100 सदस्यों के समर्थन के साथ साथ इसको किसके समक्ष रखा जाएगा? लोकसभा स्पीकर के समक्ष रखा जाएगा। अब लोकसभा स्पीकर इस बात की पुष्टि करेगा कि जो प्रस्ताव रखा गया है वो स्वीकार करने लायक योग्य है या नहीं है। अगर नहीं है ये प्रस्ताव स्वीकार करने लायक योग्य, तो ये प्रक्रिया पूरी तरह से यहीं पे समाप्त हो जाती है। आगे अगर मान लो प्रस्ताव स्वीकार करने लायक योग्य है, अगर अध्यक्ष का इस बात पर पुष्टि हो जाती है तो अध्यक्ष अब क्या करेगा? फिर से एक 3 सदस्यीय समिति का गठन करेगा। किसका गठन करेगा? 3 सदस्यीय समिति का गठन करेगा।
अब इस समिति में होंगे कौन कौन? 3 लोग। सबसे पहला सुप्रीम कोर्ट का, कहाँ का? सर्वोच्च न्यायालय का, या तो सीजीआई शामिल हो या फिर कोई अदर जज शामिल हो, अन्य न्यायाधीश शामिल हो। वो जो मुख्य न्यायमूर्ति तय करेगा कि किस सुप्रीम कोर्ट की जगह पर या उसकी जगह पर कौन शामिल होगा। दूसरा, किसी भी हाई कोर्ट का एक मुख्य न्यायाधीश शामिल होगा, चीफ जस्टिस ऑफ एनी हाई कोर्ट, जितने भी हाई कोर्ट भारत में उनमें से। और एक अंतिम नियुक्त किया जाएगा, उसका नाम है पारंगत विधिवेत्ता, या जिसको हम डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट बोलते हैं, इनकी नियुक्ति की जाएगी। इन 3 सदस्यीय समिति की नियुक्ति लोकसभा या जहां से सदन की शुरुआत हुई वो सदन करेगा। अब ये समिति आरोपों की जांच करेगी। अब आरोपों की जांच करने के बाद, ठीक है, आरोपों की जांच करने के बाद समिति अपनी रिपोर्ट देगी। अब ये अगर आरोपों को सही पाती है, दो ही चीजें हो सकती हैं कि आरोप सही है या आरोप गलत है। दोनों स्थितियों में अगर गलत है तो प्रक्रिया फिर से ही समाप्त हो जाएगी। अगर सही है तो जो मूल प्रस्ताव था, मूल प्रस्ताव जो किसी भी सदन में प्रस्ताव उठाया गया था कि फला न्यायाधीश सदाचार, कदाचार या मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी यानी असमर्थता का दोषी है, अगर ये चीज मान लिया गया, मान लो, तो मूल प्रस्ताव के साथ साथ जो अपनी रिपोर्ट है, दोनों चीजें उसी सदन में प्रस्तुत करेगी जिस सदन में इसकी शुरुआत हुई थी। और हम शुरुआत कहां से मान के चले हैं? वो लोकसभा से मान के चले हैं। तो इस प्रस्ताव की शुरुआत अगर हम लोकसभा से मान के चले हैं तो लोकसभा में फिर से प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाएगा, पूरी रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी, और प्रस्ताव रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद यह लोकसभा पारित कर देती है तो ये राज्यसभा के पास जाएगा, और राज्यसभा ने पारित कर दिया है तो ये फिर से किसके पास जाएगा? घूम के राष्ट्रपति के पास जाएगा, और राष्ट्रपति फिर एक आदेश जारी करके, किसके माध्यम से? एक ऑर्डर जारी करके या आदेश के माध्यम से क्या करेगा? उस न्यायाधीश को पद त्याग करने के लिए या उसको अपने उस पद से हटा देगा। बस ये 3-4 बातें हैं इसमें से, इसको ध्यान में रखना। पहला चीज है कि जो ये प्रोसेस है, पूरी प्रक्रिया, ये जो प्रस्ताव पारित किया जाना है, ये दोनों सदन अलग अलग पारित करेंगे। ठीक, ये नहीं है कि चलो ठीक है लोकसभा पारित कर दी, राज्यसभा में गतिरोध हो गया, असहमति आ गई इस चीज को लेकर के, तो क्या करेगा? लोकसभा राज्यसभा का ज्वाइंट सेशन बुला लिया जाएगा। ये कतई नहीं होगा। पहला क्या होगा कि दोनों सदन अलग अलग पारित करें। दूसरी चीज है विशेष बहुमत से पारित करें। किससे पारित करें? विशेष बहुमत से पारित करें। विशेष बहुमत क्या होगा? पहला चीज है 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, यानी जितने सदस्य बैठे हुए हैं, उपस्थित हैं और जो मतदान कर रहे हैं, उनका 2/3 बहुमत चाहिए। साथ ही साथ आधे से अधिक, ठीक है, कुल संख्या क्या? लोकसभा की कुल संख्या का, जितनी उस समय पे स्ट्रेंथ उसकी है, उस कुल संख्या का आधे से अधिक चाहिए, यानी उस संख्या का बहुमत चाहिए। और साथ ही साथ उपस्थित एवं मतदान करने वाले का 2/3 बहुमत चाहिए। इसके बाद अगर वो पारित कर देते हैं तो राष्ट्रपति फिर क्या करेगा? एक आदेश के माध्यम से न्यायमूर्ति को हटा देगा। साथ ही साथ एक चीज और ध्यान में रखिएगा कि जो 124 की जो भाषा है, उसके तहत ये चीज कहा गया क्या कि सारी पूरी जो प्रक्रिया है, पूरी की पूरी सारी प्रक्रिया क्या होगी? वो एक ही सत्र में हो जानी चाहिए, एक ही सत्र में। हालांकि आगे जा करके सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, एक जजमेंट हुआ था वी रामास्वामी केस का। वी रामास्वामी भारत के पहले न्यायमूर्ति हैं, सर्वोच्च न्यायालय के पहले न्यायमूर्ति हैं, या पूरे भारत के पहले न्यायमूर्ति हैं जिनके खिलाफ महाभियोग लाया गया था। तो वी रामास्वामी मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्धारित किया था कि यदि किसी न्यायाधीश पर महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जा रही है, ठीक है, अगर उस समय पे लोकसभा का विघटन हो जाए, क्या हो जाए? लोकसभा का विघटन हो जाए तो यह व्यपगत नहीं होगा, यानी यह विधेयक समाप्त या यह प्रस्ताव समाप्त नहीं होगा। हालांकि विधेयकों पर लोकसभा के विघटन का प्रभाव पड़ता है। अगर लोकसभा का कोई कामकाज बचा है उस विधेयक पर, तो लोकसभा के विघटन के पश्चात विधेयक व्यपगत हो जाते हैं। ये बात ध्यान रखना, लैप्स हो जाते हैं। ठीक, वो कैसे क्या होते हैं वो अन्य विधेयकों के संदर्भ में हम समझेंगे, लेकिन ये चीज ध्यान रखना कि सर्वोच्च न्यायालय या न्यायाधीशों के, चाहे उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की बात की जाए, अगर उन पर हटाए जाने की प्रक्रिया की शुरुआत की जा चुकी है और फिर लोकसभा का विघटन हो जाएगा तो विधेयक व्यपगत नहीं
होगा, ये बात ध्यान रखना। और वी रामास्वामी पहले न्यायाधीश हैं, पहले जज थे जिन पर महाभियोग चलाया गया था, हालांकि ये प्रस्ताव पारित नहीं हुआ। ठीक, यानी इससे अभी तक हटे को नहीं थे। अगर उसके अलावा अगर बात की जाए तो दो और न्यायाधीश हैं, एक का नाम सौमित्र सेन है। ठीक, कौन है? सौमित्र सेन है। और सौमित्र सेन के अलावा है पीडी दिनाकरन, पीडी दिनाकरन। ये दो हाईकोर्ट के न्यायाधीश थे या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे, जिन पर भी महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जानी शुरू की गई थी। और उसके बाद में क्या हुआ, इन्होंने पहले ही इस्तीफा दे दिया, पूरी प्रक्रिया पारित किए बिना, या पूरी प्रक्रिया समाप्त होने से पहले इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। ऐसी चीज ध्यान रखना, देखो एक होती है न्यूज, न्यूज आपके समक्ष आई वो इतनी सी थी कि मुख्य न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने क्या किया है, न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के खिलाफ सिफारिश की है कि महाभियोग चलाओ भाई। ये मतलब एक न्यूज थी आपके समक्ष, लेकिन ये आपका मेन कंटेंट है जहां पर आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, और ऐसे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण होते हैं परीक्षा में। क्यों आपको दे देगा कि भाई कितने सदस्यों के साथ की सहमति के बिना लोकसभा में किसी न्यायाधीश पर महाभियोग की प्रक्रिया की शुरुआत नहीं की जा सकती है, या बहुमत क्या चाहिए, क्या ये लोकसभा विघटित हो जाएगी तो यह क्या यह प्रस्ताव व्यपगत होगा या नहीं होगा। तो ये सारी चीजें, पूरा प्रोसेस या अनुच्छेद किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है, या और भी ज्यादा डीप जाना चाहे तो ये भी पूछ सकता है कि जजेस इंक्वायरी एक्ट कब पारित किया गया था। तो वो सारी चीजें ध्यान में रखना बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। धन्यवाद।